आज हम इस वीडियो में उन धाराओं की बात करेंगे जिन्होंने कुछ टाइम पहले देश को हिलाकर रख दिया था, जिनके चलते जम्मू कश्मीर व अन्य राज्यों में तनाव चलता था। हम बात करेंगे आर्टिकल 370 क्या है, इसके अंदर क्या नियम थे। इनके साथ साथ आपको बताएंगे धारा 35A क्या है, इसकी पूरी जानकारी हम देंगे। 35A को कौन लगाता है और कैसे लगती है। साथ में महत्वपूर्ण धारा 144 की जानकारी भी हम इस वीडियो में देंगे कि धारा 144 कब लगती है और क्यों लगाई जाती है। धारा 144 को तोड़ने वाले व्यक्ति पर कितनी सज़ा लगती है, कितनी सज़ा उसकी बढ़ाई जा सकती है, इन सब की टोटल जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। इसलिए बिना स्किप करे इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूर्ण जानकारी हो सके। एक लाइन हर वीडियो में बोलता हूँ, जो 90% नॉलेज स्कूल और कॉलेजों में दी जाती है वह आम जिंदगी में काम नहीं आती, और जो आम जिंदगी में 90% नॉलेज काम आती है वह स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई नहीं जाती। इसलिए जो शिक्षा हम अपने चैनल पर आपको दे रहे हैं, आपके बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारा सहयोग करें। और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमारी हर वीडियो हर रोज़ आप तक पहुंचती रहे। नंबर 1 पर हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 370 है क्या, यानी कि धारा 370 है क्या। अस्थायी परिवर्तनीय विशेष प्रावधान, यानी कि यह धारा अस्थायी रूप से लागू होती है। परिवर्तन विशेष यानी कि कभी बदलाव किया जा सकता है, जो किसी राज्य को विशेष होने का दर्जा देता है। यानी कि जैसे J&K के अंदर होता था, वह किसी एक राज्य को अलग होने का दर्जा प्रदान करता है। भारतीय अनुच्छेद यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में यह अनुच्छेद था जो जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान करता था। यानी कि 370 धारा ये वो धारा थी जो J&K को स्वायत्तता यानी कि खुद का स्वयं का एक राज्य घोषित करने की आज़ादी प्रदान करता था। यानी कि हम सिंपल लैंग्वेज में इसको बोल सकते हैं, आर्टिकल 370 वह धारा थी जो J&K को अन्य राज्यों से अलग बनाती थी। उसकी राजनीति सिस्टम, सामाजिक सिस्टम और मेल जोल आदान प्रदान का सिस्टम भी सबसे अलग था। यहाँ तक कि इलेक्शन वोटिंग सब सिस्टम उसका अलग था। 370 आर्टिकल ऐसा अनुच्छेद था जो J&K के अंदर आज़ादी प्रदान करता था, स्वायत्तता की, यानी कि खुद की शासन प्रणाली की। ये सब 370 आर्टिकल के अंदर आता था। इसी आर्टिकल के चलते चलते इस राज्य और अन्य राज्य के लोगों के अंदर मन पड़ाव बना हुआ था, यानी कि तनाव की भावना इसी धारा की वजह से लगी हुई थी। क्योंकि आदान प्रदान, इन आउट, शिक्षा के दर्जे से भी देखा जाए तो स्टूडेंट एक अन्य राज्य में शिक्षा के लिए नहीं जाते थे। यह आर्टिकल इस राज्य को यानी कि J&K को ऐसी स्वायत्तता प्रदान करता था जिसके अंदर वो आज़ादी से अपनी राजनीति, सामाजिक और अन्य सभी सिस्टमों को अपने लेवल पे ही चला सके। नंबर 2 पर हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 35A क्या है जिसने इतना हल्ला मचाया हुआ है, यानी कि धारा 35A क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्तता मिली थी। यानी कि हम पहले वाले पार्ट में ये बता चुके हैं कि भारत के 370 अनुच्छेद में ये सब लिखा हुआ था जो J&K यानी कि जम्मू कश्मीर को एक अलग बनाता था, अलग राज्य घोषित करता था। उसकी राज्य प्रणाली विशेषता सब अलग बनाने की छूट दी गई थी, यानी कि आज़ादी प्रदान की गई थी। वहीं 35 जम्मू कश्मीर विधानसभा मंडल को स्थायी निवासी परिभाषित करने और उन नागरिकों को विशेष अधिकार प्रदान करने का अधिकार देता है। यानी कि हम साधारण लैंग्वेज में कह सकते हैं 35A वह अनुच्छेद यानी कि वह आर्टिकल था जिसके अंदर विधानसभा मंडल ने उन लोगों को वहां का स्थायी नागरिक घोषित करने का एक दर्जा प्रदान किया गया था। हम कह सकते हैं कि अन्य राज्य के लोग वहाँ पे आके स्थायी निवासी नहीं बन सकते, यानी कि अन्य राज्य से आके आप J&K के अंदर जमीन नहीं खरीद सकते थे। 35A के खत्म होने के बाद आप J&K के अंदर आके जमीन खरीद के वहाँ के स्थायी निवासी बन सकते हैं। लेकिन 35A टूटने से पहले ये सब नहीं हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा रूल रेगुलेशन बना हुआ था जिसका नाम था 35A। उसके अंदर आप अन्य राज्य से आके J&K के अंदर जमीन खरीद के वहाँ पे एक स्थायी निवासी के रूप में नहीं रह सकते थे। हम संक्षिप्त में बोलें तो हम कह सकते हैं कि अन्य राज्य से आके आप यहाँ पे ज़मीन खरीद कर अपना मकान बना कर अपने बच्चों को यहाँ पे नहीं रख सकते थे। यानी कि आपको यहाँ का डोमिसाइल या स्थायिता प्रदान नहीं की जा सकती थी। आप यहाँ पे काम के लिए आ सकते थे, लेकिन ज़मीन खरीद के यहाँ पे परमानेंट नहीं रह सकते थे। ये सब आर्टिकल 35A के अंदर आता था। नंबर 3 पर हम बात कर लेते हैं उस महत्वपूर्ण धारा की जिसका नाम है धारा 144। धारा 144 है क्या
आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 144 को स्थानीय प्रशासन लागू करता है, जिसका मकसद समाज में शांति बनाए रखना और तनाव विरोध प्रदर्शन रोकना है। धारा 144 लगाने के लिए डीएम एक नोटिस जारी करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि धारा 144 को लागू करने के लिए वहाँ का प्रशासन सबसे महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है, क्योंकि वहाँ की शांति बनाए रखने के लिए धारा 144 का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि देश के अंदरूनी प्रॉब्लम, दंगा फसाद आदि के लिए इस्तेमाल की जाने वाली धारा है। इस धारा में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिनको मैं अलग अलग से आपको समझाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले इस्तेमाल किया है तनाव विरोध। इसका मतलब यह है कि दो गुटों के अंदर जब तनाव बन जाता है, वहाँ की शांति खत्म हो जाती है, तो वहाँ पे शांति स्थापित करने के लिए वहाँ का लोकल प्रशासन धारा 144 लगा के वहाँ पे शांति कायम करने की कोशिश करता है। इसके बाद इस्तेमाल किया गया वर्ड है प्रदर्शन रोकना है। प्रदर्शन रोकना है यानी कि आपने देखा होगा बहुत सी जगह हड़ताल की जाती हैं, आंदोलन किए जाते हैं। इन आंदोलनों के दौरान वहाँ पे शांति बनाए रखना ताकि दंगा फसाद ना बढ़े, तो भी वहाँ पे धारा 144 का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आम पब्लिक के अंदर तनाव ना बढ़े या किसी घटना को अंजाम ना दे जाए कोई। इस करके वहाँ पे धारा 144 लगा के वहाँ पे शांति स्थापित की जाती है, ताकि प्रदर्शन लंबे टाइम तक चले या छोटे टाइम तक चले, लेकिन वहाँ पे शांति स्थापित बनी रहे। इसलिए वहाँ का लोकल प्रशासन जहाँ पे वह प्रदर्शन हो रहा है, डीएम यानी कि डीएम के एक नोटिस जारी करता है, जिसके बाद धारा 144 लागू हो जाती है। यानी कि हम शॉर्ट्स में बोल सकते हैं, समाज में शांति स्थापित करने के लिए धारा 144 का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4 पर हम महत्वपूर्ण धारा तोड़ने वाले को कितने टाइम की सज़ा होती है उसके बारे में बात करेंगे कि धारा 144 तोड़ने वाले इंसान पर कितने टाइम की सज़ा लगती है। धारा 144 की सज़ा क्या है? भारतीय दंड संहिता सीआरपीसी और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत एक अवधि की साधारण कारावास, जिसको 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, आर्थिक दंड से जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। यानी कि जुर्माना और सज़ा दोनों भी एक साथ की जा सकती है। मैं आपको अपने शब्दों में बता देता हूँ, धारा 144 को जो व्यक्ति तोड़ता है उसको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है या साधारण सज़ा भी लग सकती है। कभी कभी कुछ केसों के अंदर ऐसा होता है, अपराधी के ऊपर कुछ जुर्माना लगा के भी उसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन वह देखा जाता है कि उसने अपराध किस लेवल का किया है। कभी कभी अपराधी के ऊपर जुर्माने के साथ साथ सज़ा भी लग जाती है और कभी कभी सज़ा के साथ भी काम चल जाता है। आमतौर पर समाज में हम देखते हैं धारा 144 तोड़ने वाले को साधारण सज़ा दी जाती है, कुछ टाइम की, कुछ दिनों की या कुछ घंटों की। लेकिन कभी कभी अगर घटना थोड़ी सी नाजुक या गंभीर हो तो उस लेवल पे उसको सज़ा बढ़ा दी जाती है, यानी कि लास्ट तक इसकी सज़ा 2 साल तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माना भी किया जा सकता है। अगर इसे संक्षिप्त में बोला जाए तो हम कह सकते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के अंदर अगर कोई इसे तोड़ने की कोशिश करता है तो उसको साधारण सज़ा होती है, कभी कभी यह 2 साल तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जुर्माना लगा के भी छोड़ दिया जाता है। कुछ केसों के अंदर सज़ा और जुर्माना दोनों भी हो जाते हैं।